बज़ाहिर वो किस्सा खुश असलूबी से निमट गया था। राहुल और पुरुषोत्तम निक की लाइल्मी में हमारे चुंगल में फंसकर अब मनतकी अंजाम से दो चार हो चुके थे। इन दोनों के अचानक गायब होने पर इनसे मुतल्लिका लोगों को तशवीश हो सकती थी, मगर मैंने उसका रुख बदलने की एक तरकीब सोच ली थी। अव्वल खान इसी रात के हवाले से अखबारात में दो पार्टियों के दरमियान रात गए फायरिंग के तबादले, फिर एक से ज्यादा अफराद के अगवा की फर्जी खबर छपवा देता तो यही समझा जाता कि रात को आवारा गर्दी करते हुए वह दोनों मकामी बदमाशों की किसी टोली से टकरा गए और उस मुकाबले के नतीजे में अगवा कर लिए गए। इनके बारे में कुछ अरसे तक तलाश की सरगर्मी और कोशिश जारी रहती, फिर मुताल्लिकीन रो पीट कर खुद ही सब्र कर लेते, क्योंकि शहर में इन दिनों इस किस्म की मुतअद्दिद वारदातें रुनमा हो चुकी थीं, जिनमें उठाए जाने वालों का हफ्तों बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका था। इन दोनों से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में शराब की दरआमदी और कारोबारी फर्म का मैनेजर अहम किरदार का हामिल था। इस पर हाथ डालकर मुल्क दुश्मन अफराद के बारे में बहुत कुछ मालूम किया जा सकता था। इन दोनों के अचानक गायब होने के फौरन बाद मैनेजर पर हाथ डालने से निक वाकयात की कड़ियों को यकजा कर सकता था। जरूरी था कि इस पर हाथ डालने के लिए ताज़ा वाक़े की गर्द दबने का इंतजार किया जाता। एक बार राहुल और पुरुषोत्तम के नाम ज़हनों में मान पड़ जाते तो खबीस मैनेजर को खामोशी से उठाया जा सकता था। मैं खामोश बैठा इन पहलुओं की जज्बियात पर गौर करता रहा। इस दौरान में बद्री ने अपने ऑपरेटर्स पर निक मोड़ले से राब्ता कायम कर लिया। बद्री की पहली ही कॉल पर उसने बरहमी के साथ कहा, तुम कहाँ थे? इतनी देर से ऑपरेटर्स क्यों बंद था? मैं बाहर अंधेरे में तुम्हारे आदमियों का इंतजार कर रहा था कि ऑपरेटर्स मेरे हाथ से गिर गया और चल अंधेरे में कहीं खो गए। मैं बाहर रोशनी करने का खतरा मोल नहीं रह सकता था। अब अंदर आने के बाद दराजों से पुराने सेल तलाश करने के बाद तुमसे बात कर रहा हूँ। इनके इंतजार में मेरी पूरी रात काली हो गई है। तुम डफर हो। निक की गजबनाक आवाज तौहीन अमेज होगी। ऑपरेटर्स बंद करके तुम कयामत तक भी बाहर बैठे रहो तो तुम तक नहीं पहुंच सकते। मैंने तुम्हें पूरी बात समझा दी थी। तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर सेल तलाश करने चाहिए थे। तुम लूले नहीं हो कि तुम्हारे हाथ से ऑपरेटर्स गिर गया। बस गलती होगी। बद्री ने मुर्दा सी आवाज में कहा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अपना मुंह पीटो और अपने ऊपर लानत भेजो। निक अपनी बातों से बद्री के सीने में सुलगते हुए नफरत के अलाव को भड़काने की नादानिस्ता कोशिशों में मसरूफ था। इससे पहले भी तुमने थोड़ी देर के लिए ऑपरेटर्स बंद किया था। बद्री ने पहले से रटी रटाई तावील तुरा दी। मैं महसूस कर रहा था कि उसके हर सादा और आइजाना लफ्ज पर निक बुरी तरह पीछोताब खाया जा रहा था। वो बहाने काबिले फहम जरूर थे, मगर एक नाजुक मौका पर दो मरतबा नागुज़ीर मजबूरियों का पेश आ जाना किसी को भी निक की तरह मुश्तिल कर सकता था। तुम काम चोर और नमक हराम हो। निक इस पर बेतकान बरसने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे बड़ों ने रास के लिए ऐसी नाकारा खोपड़ियों का इंतखाब किया होगा। अब तुम्हारी सजा यही है कि ऑपरेटर्स लेकर सूरज तलू होने तक बाहर इंतजार करते रहो। मुझे मालूम है कि अब वो नहीं आएंगे। वो मायूस होकर लौट चुके होंगे, लेकिन तुमको अपनी सजा फिर भी भुगतनी होगी। यह मेरा हुक्म है। तुम बिग बॉस हो। बद्री ने सर्द और सपाट आवाज में कहा, चाहो तो मुझे इसी लम्हे वापसी का हुक्म दे सकते हो। शायद इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी, इसीलिए उसने इतनी बड़ी बात कह डाली थी। मगर फिर उसने अपने फिक्रों की काट कम करने के लिए रुके बगैर बात जारी रखी। मुझे तुम्हारा हर हुक्म मंजूर है। मैं इसी वक्त खुले आसमान के नीचे रात का बाकी हिस्सा गुजारने के लिए पहुंच जाता हूँ। मैं हर शख्स से काम लेना जानता हूँ। तरबियत के दौरान तुम्हारे ज़हन पर से जंग का एक एक जर्रा खुरच कर निकाल दिया जाएगा। वापसी पर तुम खुद को एक नया एजेंट महसूस करोगे। तुम्हारी जाती अना सिरे से मिट चुकी होगी और तुम सिर्फ पेशा वराना अना और वकार के लिए जिंदा रहना सीख लोगे। मेरी अना अब भी मर चुकी है। बद्री ने सर्द नजरों से मेरी तरफ देखते हुए ऑपरेटर्स में कहा, मैं शुरू से तुम्हारी छिड़कियां इनाम समझ कर सह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे बिग बॉस हो और मैं तुम्हारा अदना सा खादिम। अगर मेरे दोनों आदमी 3 बजे वापस लौट चुके हैं तो कल रात भी यही मशक दुरानी होगी। उसने पहली बार अपने आदमियों की तादाद का इंकिशाफ करते हुए कहा, आज की रात रायगां जाएगी। चाहो तो दिन में अपनी नींद पूरी कर लेना, ताकि आने वाली रात में तुम पूरी यकसोई से काम कर सको। सुरतलू होने के बाद मुझे तुमको रिपोर्ट देनी होगी। बद्री ने पूछा, सूर्य निकलता है तो सारा आलम इसे देख लेता है। उसने शायद बद्री का मजाका उड़ाने की कोशिश की थी। अब तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। जरूरत पड़ने पर मैं खुद बात करूंगा। ओवर एंड ऑल। बद्री ने ऑपरेटर्स को हकारत से घूरा और फिर ऑफ किए बगैर अपनी जेब में डाल लिया। तुम देखते हो कि वो अपने एक एक लफ्ज से मेरी रूह पर निश्तर लगाता है। बद्री ने जहर आलूद लहजे में कहा, ऐसे आदमी से नफरत को जिंदगी का मिशन बना लेने को मैं ऐन इबादत समझता हूँ। अब मैं तुम्हारी बगावत और सरकशी के असबाब को बेहतर और ज्यादा तौर पर अच्छी तरह समझ रहा हूँ। निकबत दिमाग और दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत से बिल्कुल हारी है। इसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। आज रात तुमने पहली बार इसे बराह रास्त शिकस्त दी है। बाहर जाने की जरूरत नहीं।
ऑपरेटर्स बंद किए बगैर अपने बिस्तर में घुसकर आराम करो। इसके चले जाने के बाद मैंने कसलमंदाना अंदाज में अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो सुइयां 3:30 बजाने वाली थी। तजब्जुब के बावजूद मैंने फोन पर अपने फ्लैट का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फोन की पहली घंटी पर ही दूसरी तरफ से अव्वल खान ने रिसीवर उठा लिया। उसकी आवाज में दूर दूर तक नींद का शायबा तक नहीं था। मेरी आवाज सुनकर वो खुश हो गया। मैं इस वक्त भी तुम्हारे बारे ही में सोच रहा था। वीरा के सामने ऐसी बात न कह बैठना, वो तुम्हारा मजाक बना लेगी, मैंने खुशदिली से कहा। बिस्तर में लेटकर लोग सिर्फ महबूबा या बीवी के बारे में सोचते हैं। वैसे तुमको इस वक्त मेरा ख्याल क्यों आ रहा था? तुम तलवार की तेज धार पर चल रहे हो, हर वक्त किसी हादसे का धड़का लगा रहता है। इन तफक्कुरात के लिए गजाला काफी है, ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती। मैंने उसकी बात उड़ा दी। तुम दोनों के पासपोर्ट दोपहर तक हाथ में आ जाएंगे। उसने मुझे खुशखबरी सुनाई। नामों की तब्दीली और उम्रों के थोड़े बहुत फर्क के सिवा सब कुछ असल जैसा ही होगा। गुड, इसका मतलब है कि मैं परसों सफर पर रवाना हो सकता हूं। मैंने कहा, परसों क्यों, कल कहो, अब तो नया दिन शुरू ही हो चुका है। उसने मुझे याद दिलाया। वो ठीक ही कह रहा था। कमरी हिसाब से गरूब आफ्ताब के बाद नया दिन शुरू हो जाता है, जिसकी इब्तदा आसमान की बेकरार वसतों में चांद की हुक्मरानी से होती है। शमसी हिसाब से रात के 12 बजे के बाद से नए दिन का आगाज हो जाता है। मगर होता यही है कि आमतौर पर रात को पिछले दिन में शुमार किया जाता है। बात एक ही है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैंने आज की रात खासी भागदौड़ में गुजारी है। इस वक्त तुम्हारे आदमी एक गीली और दूसरी खुश्क लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। खुदा खैर करे। अव्वल खान की बेसाख्ता आवाज आई। ये लाशों का नज़ूल फिर से शुरू हो गया। ये सब निक मोडले के दिए हुए ऑपरेटर्स की करामात हैं। आज रात बदरी ने उसके भेजे हुए 2 हिंदू मुजरमों को ठिकाने लगाकर उसे पहली शिकस्त से 2-4 किया है। अव्वल खान बाद में रूनमा होने वाले वाकयात से बिल्कुल बेखबर था, इसलिए उसके ज़हन पर बेशुमार सवालात ने यलगार कर दी। मेरे लिए उसके लामतलाही सवालात के जवाब देना आसान नहीं था। मैंने उसे शुरू से पूरी कहानी सुना डाली। उसके लिए वो तफसीलात तहय्युर खेज साबित हुई थी। ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं राहुल वाली फर्म से वाकिफ हूँ। समझ लो कि अब उसके मैनेजर की बारी है। वो वाकई खुद को एक बार सूख बदमाश समझने लगता है। मैं उसकी सारी बदमाशी नाक के रास्ते बहा दूंगा। वो एक एक बात उगलने पर मजबूर हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं करना। उसे मना करने के बाद मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा डाले। निक को खलिश और बेयकीनी में मुब्तला रखने के लिए यह जरूरी था कि राहुल और पुरुषोत्तम से ताल्लुक रखने वाले किसी भी फर्द को ना छेड़ा जाए। बात फौरन ही अव्वल खान की समझ में आ गई। फिर उसने खुद ही दोनों मकतूलीन की बात छेड़ दी। इनकी यकायक रपोशी हजारों वसवसों को जन्म दे सकती थी। मैं पहले ही निक को गुमराह करने की एक अखबारी तजवीज़ लिए बैठा था। इब्तिदा में वो बात अव्वल खान के पल्ले नहीं पड़ सकी। मैंने तजवीज़ के बाज़ पहलुओं पर रोशनी डाली तो उसने खुद ही वो जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मेरे पास वैसे भी अव्वल खान का कोई मुतबादल नहीं था। उसकी वजह से बहुत से मसाइल यूं चुटकी बजाते में हल हो जाते थे कि उनकी सही अहमियत का एहसास ही नहीं हो पाता था। मुझे महसूस हो रहा है कि हेरोइन की पैदावारी मंडी पर कब्जे की आलमी चपकलिश हमारे खिलाफ एक भयानक रूप धारती चली जा रही है। इन मामलात के तय हो जाने पर एक गहरे सांस के साथ अव्वल खान की आवाज आई। बाज़ाम कुव्वतों ने यह फैसला कर लिया कि हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर नहीं चलने दिया जाएगा। अगर तुम मुल्क में गाहे बगाहे फैलने वाली सियासी अफवाहों के हवाले से बात कर रही हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे बेशतर लीडर अपने किए धरे का बोझ दूसरों पर डालने के आदी हो गए हैं। कुर्सी पर बैठकर जिन कुव्वतों की जी हजूरी करते हैं, कुर्सी से उतरते ही खराबियों का तोक उसी के गले में डाल देते हैं। मुझे इन सरत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। इन्होंने हेरोइन को भी अपने मफादात के हसूल का एक जरिया बना रखा है, वरना यह किस तरह मुमकिन था कि हमारे मुल्क के चप्पे चप्पे पर सिसकते और ऊँगते हुए जिंदा लाशों ने नजर न आते। मुझे खुद भी सियासत से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अव्वल खान की नासियाना आवाज उभरी। मैं पहले भी तुमको बताता रहा हूं कि हम अपने सिस्टम में रहकर काम करने के आदी हैं। मैं कुछ और बात कर रहा था। रासलमेडा शी पर कब्जा करना चाहता था ताकि शी को मिलने वाली भारी ग्रांट के साथ हेरोइन के बैनुल-अक़वामी कारोबार पर कब्जा कर सके। बाजार वो पाकिस्तान भी इसीलिए आया था। पाकिस्तान के रास्ते स्मगल होने वाली मकामी और अफगान हेरोइन पर उसके दांत थे। सागा को उसने तल्ख जायका, बेबू और आला किस्म के सफेद और ब्राउन हेरोइन की खरीदारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। मगर दूसरी तरफ उसने भारत से रमेश और बदरी को बुला लिया। मदन मोहन पहले से यहाँ एक सोशल रैकेट चला रहा था। निक मोडले से इन लोगों के गहरे रवाबत सामने आ रहे हैं, मगर आसार कराइन से जाहिर होता है कि इनके दरमियान चली आने वाली पुरानी मुफाहमत किसी भी वक्त खत्म नहीं हुई थी। रास ने इन राब्तों को दोबारा फाल बना लिया था और आज हम इसी का खुमियाजा भुगत रहे हैं। ये सब रास अलमेडा के लगाए हुए पौधे हैं जो अब जहर की फसल दे रहे हैं। ये ठीक है, आज मैं तुम्हें बता दूं कि किसी इनकलाबी कदम के बगैर हमारे खिलाफ CIA और रावालों का गठजोड़ कभी खत्म नहीं होगा। वो हमारे खून की बू पर लगे रहेंगे। इनकलाबी कदम के दूर दूर तक आसार नहीं नजर आते। आने वाले वर्षों में सब कुछ यूं ही चलता रहेगा।
मैं तब्दीली के आसार महसूस कर रहा हूँ। बद्रीनाथ ने सिर्फ निक से नहीं, राह से भी बगावत की है। मेरी दानिश में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके असरात दूर रस होंगे। हाँ, अव्वल खान ने एतराफ़ किया। चंद रोज पहले तक ये बात हमारे वहम गुमान में भी नहीं थी। कामयाबी का सारा इनिसार है इस बात पर है कि बदरी की जात शुबहात की जद में ना आने पाए। जिस दिन इसे मंजर से हटा दिया गया उसी दिन हम पुरानी जगह पर पहुंच जाएंगे। मैं सुबह घर आऊंगा तो ये बातें होंगी। इस वक्त मैं सिर्फ राहुल और पुरुषोत्तम के बारे में बात करना चाह रहा था। तो मेरा मतलब समझ ही चुके हो। ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। काम के बारे में बेफिक्र हो। यह ख्याल रखना कि सुबह मुझसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। मुझे स्टेशन 4 जाना है। वहाँ आजकल क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं? मैंने बेध्यानी में पूछ लिया। रूटीन के काम तो होते ही रहते हैं, बस आजकल मदन मोहन के दिए हुए 7 नामों पर पूरे जोरों शोर से काम हो रहा है। अभी तक हमें 3 अफराद को उठाने की इजाजत मिली है। बाकी 4 अफसरान शजर ममनू बने हुए हैं। इनके बारे में मदन मोहन की शहादत को नाकाफी करार दिया जा रहा है। वो 3 बदनसीब रंगीले कौन हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? मैंने तलखी से पूछा। इनमें बस लेडी सरफराज ही काबिल जिक्र है। अव्वल खान की आवाज से मायूसी मुतरश्शिद थी। चारों बड़े अफसरान और इनकी बेगमात के बारे में लेडी सरफराज कई अहम बातें बता चुकी है। ये वही लेडी सरफराज तो नहीं जो कई बड़े कारोबारी इदारों को कामयाबी से चला रही है? मैंने चौंक कर पूछा। वही है। समाजी खिदमात और औरतों की मुसावियाना आज़ादी के सिलसिले में उसने खासा नाम कमाया है, और वो भी इंडियन सोशल रैकेट में घुसी हुई थी। मैंने ताज्जुब से कहा। वैसे उसका नाम लेडी सरफराज तो नहीं है, उसका नाम कुछ और है। इस वक्त भी कई बार मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगा चुकी है, लेकिन अंदर से वो इंडियन एजेंट है। ऐसी शख्सियात पर डोरे डाले जाते हैं। वो जवानी में बेवा हो जाने के बाद से बहुत नेक नामी से अपने शौहर के छोड़े हुए कारोबार को तरक्की दे रही है। वो किसी तरह 40 साल से कम नहीं है, और इस उम्र में मदन मोहन जैसे जवान पर बुरी तरह मर मिठी है। मदन मोहन भी उसकी हौसला अफजाई करता रहा है। इनकी बेशतर मुलाकातें नेशनल इंफॉर्मेशन सेल की तकरीबात में होती रही हैं। खुदाया, मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। अखबारी तस्वीर में मुझे हमेशा बहुत हसीन और पुरवकार नजर आई है, वो भी इस गंद में शामिल है। मेरे अल्फाज बहुत नर्म और शाइस्ता हैं। इस औरत ने पुख्ता उम्र को पहुंचने पर खुद को बर्बाद कर लिया है। मदन मोहन ने उसके बारे में नाकाबिल यकीन और चशम कुशा कहानियां सुनाई हैं। इस वक्त के लिए इतना ही काफी है। मैंने उदासी से कहा। मेरा इससे कोई जाती तारुफ नहीं था, मगर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे सदमा हुआ है। लेडी सरफराज ने मदन मोहन के चक्कर में आकर मुझे सुरंगों कर दिया है। फोन बंद हो गया। मुझे यकायकी तकान और नकात का एहसास होने लगा और मैंने आंखें मूंद ली। इंसान कुदरत की एक अजीब ही मखलूक है। ये अपने किरदार की बुलंदी की तरफ सफर शुरू कर दे तो फरिश्ते भी इससे शर्मसार होकर अपना मुंह छुपाने लगते हैं। जब यही इंसान गिरावट और इखलाकी पस्ती में मुब्तला हो जाए तो दरिंदों और वैशी हैवानों को भी बहुत पीछे छोड़ देता है। मैं कोई तखय्युल प्रस्त इंसान नहीं हूं। मैंने इब्तिदा ही से बहुत भरपूर अमली अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारी है, और मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तल्ख तरीन हकीकतों के मुकाबले के लिए तैयार रहता हूँ। इसी के साथ मेरे वजूद के किसी नहा खाने में कोई जमालियाती हिस्स भी पोशीता है, जो हर अच्छाई, खूबी और खूबसूरती सराहती है और इसे खराज तहसीन पेश करती है। इस हवाले से मेरी यह राय है कि बुनियादी तौर पर हर इंसान अंदर से किसी न किसी हद तक तखय्युल परस्त होता है। एक चीज इसकी अपनी नहीं होती, वो जानता है कि इसे कभी नहीं अपना सकेगा। वो इसे अच्छी लगती है और वो चुपके चुपके इसे पसंद करने लगता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी खामोशी और एक तरफा चाहत का ये रिश्ता मजबूत होता चला जाता है और सारी जिंदगी इसी शिद्दत से कायम रहता है। ये वो चाहत होती है जो बेनफ्स और पाकीज़ा होती है। फिर एक दिन अजल का बेरहम हाथ दोनों में से किसी एक को बेरहमी से उचक लेता है। ये रिश्ता टूट जाता है। लोगों की ये चाहत किसी खूबसूरत झील, ऊंचे पहाड़, नामवर आलम, महबूब लीडर, खूबरू अदाकारा या बावकार शख्सियत तक किसी के लिए भी हो सकती है। इस पसंद में किस्म और जिन्स का कोई तायुन जरूरी नहीं होता, बस दिल को भा जाने वाली बात होती है। मैंने बरसों पहले लेडी सरफराज का एक तस्वीरी इंटरव्यू पढ़ा तो इस पुरकशिश खातून के अज़्म और हौसले और सुथरे ख्यालात ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासर किया और मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और एहतराम का एक खुद रू जज्बा उभर आया जो दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की कभी कोई जुस्तजू नहीं की। जो कुछ मेरी नजरों से गुजरा उसे मैंने हमेशा बहुत शौक और गौर से पढ़ा। मेरी नजरों में वह निस्वानी अज़्म वकार का एक मिसाली पैकर बनती चली गई। मुझे दुख था कि मेरे और उसके इस नादीदा और लतीफ ताल्लुक को मौत के बेरहम हाथों ने नहीं बल्कि खुद उसी मिसाली पैकर ने तबाह किया था। वो खुद मुख्तार थी, इस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं उसके लिए अजनबी था, मगर फिर भी मुझे कलक था। अव्वल खान की जुबान से उसकी कहानी सुनकर मेरे पिंदार को ठेस पहुंची थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे आदमियों की परख ना हो। अपनी नजरों में मैं वो जौहर शनास बन गया था जो हीरे के धोखे में शीशे की किरच को
अनमोल समझ बैठा हो। कसूर लेडी सरफराज का था, बदकिरदार और बेवकत वो कहलाई थी, मगर मजरूम मैं हुआ था। पता नहीं उस औरत ने मेरे साथ और कितने लोगों का एतबार लहूलुहान किया था। मैं आंखें मूंदे देर तक उसी के बारे में सोचता रहा और कुड़ता रहा और फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। फ्लैट में दोपहर का खाना वीरा की कोशिशों से तैयार होकर मेज तक पहुंचा था और वहीं मेरी उससे मुलाकात हुई। इससे पहले मैं अपने कमरे में सोता रहा था। अव्वल खान के आदमियों ने लाशों को ठिकाने लगाने का काम रात के अंधेरे ही में मुकम्मल कर लिया था और मेरी गाड़ी फारिग हो गई थी, इसलिए मैं सुबह 7 बजे नादरा के घर से निकलकर फ्लैट पर पहुंच गया था। इस वक्त फ्लैट में सिर्फ गजाला बेदार थी। दरवाजा खोलकर मुझे देखते ही वो खुशगवार हैरत से दो चार होगी। मैंने फ्लैट में सोए हुए 2 फितनों को जगाने का इरादा तर्क कर दिया। अव्वल खान मेरे पहुंचने से पहले स्टेशन 4 के लिए रवाना हो चुका था। मैदान बिल्कुल साफ था। मैं गजाला के साथ कमरे में घुस गया। इस मर्तबा मैं दरवाजा बोलट करना नहीं भूला था, क्योंकि वीरा किसी खुदाई फौजार की तरह किसी भी वक्त बेधड़क अंदर आ सकती थी। गजाला के लिए मेरी आमद ही एक बड़ी खुशी थी, फिर बाहिमी रफाकत के लिए तवील खलवत भी मुयस्सर थी। दिल के तारों को छेड़ने वाली नरमो नाजुक बातों और शिकवा शिकायत का सिलसिला कुछ यूं चला कि हम दुनिया मुआफिया से बेखबर हो गए। वीरा शौक और गुस्ताख जरूर थी, मगर बदतमीज नहीं थी। मुझे यकीन था कि हमारी मदहोशी के दरमियान उसने किसी वक्त गजाला के कमरे के दरवाजे पर जरूर तबा आजमाई की होगी। दरवाजा बुलेट न होता वो अंदर घुस आती, लेकिन उसने बंद दरवाजे पर दस्तक देकर गजाला की नींद में मुखल होने की कोशिश नहीं की थी। उसे सिरे से मालूम ही नहीं था कि मैं भी सुबह सवेरे इसी कमरे की आशना खलवत में पना ले चुका हूँ। दोपहर के करीब गजाला कमरे से निकली तो खाना तैयारी के आखिरी मराहिल में था। इस वक्त इन दोनों को मेरी आमद की इत्तला मिली। मैं तवील गुसल से फारिग और तैयार होकर बाहर निकला तो वो मेज पर मेरे मुंतजिर थे। रात गए मैंने फोन पर सिर्फ अव्वल खान से बात की थी, मगर टेलीफोन की घंटी पर वो तीनों ही बेदार हो गए थे। नतीजा ये निकला कि मेरे और अव्वल खान के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू इन तीनों के इल्म में थी। कल आने वालों के साथ तुमने जो सलूक किया वही सबसे ज्यादा मुनासिब था। खाने के दौरान वीरा ने वही जिक्र छेड़ दिया। तुम्हारे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन वाकयात के तसलसल की वजह से तुम अली शेर की सूरत में निक के लिए मुश्तबा होते जा रहे हो। किन वाकयात के तसलसल की बात कर रही हो? मैंने बेपरवाही से पूछा। मदन मोहन परल की लाबी में तुमसे मिलने गया और गायब हो गया। अब राहुल और पुरुषोत्तम तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचने के लिए निकले तो वो भी लापता हो गए। जब निक को इन दोनों के गायब होने का यकीन हो जाएगा तो तुम्हारे बारे में इसके शुबहात ज्यादा कवी हो जाएंगे। वो मदन मोहन की गुमशुदगी से भी पूरी तरह बाखबर है। अभी वो इन दोनों की वापसी का इंतजार करेगा। जब उसे हकीकत का इदराक होगा तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँगा। तुम्हें इल्म होगा कि हमारे मुकम्मल पासपोर्ट आज मिलने वाले हैं। तुम अकेले किसी मुहिम पर नहीं जा रहे हो, जो तुम्हारा निकल जाना काफी होगा। तुम्हारे साथ बदरी और रमेश की रवानगी भी जरूरी है। मेरे साथ नहीं, मेरे बाद है। मैंने उसकी तस्दीक की। ऐसी गलतियां मत किया करो। अब तुम्हारा शुमार भी अहले जुबान लोगों में होने लगा है। मेरा यही मकसद था। तुम गायब हो गए तो निक जलाकर तरबीती प्रोग्राम मनसूख कर सकता है। यह मुझसे ज्यादा बदरी की अदा का मसला होगा। तो बात संभालने के लिए अपना पूरा जोर लगा देगा। मेरी छठी इस कह रही है कि तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। कहो तो मैं सफर का इरादा मनसूख किए देता हूँ। पता नहीं तुम्हारी छठी हिस्स इतनी फाल क्यों होगी। 5 हवासों पर बदहवासी तारी होने लगती है तो छठी हिस्स खुद ब खुद हरकत में आ जाती है। इस बार सुल्तान शाह हमारी गुफ्तगू में टांग अड़ाए बगैर नहीं रह सका। वीरा गुस्से से उसे घूर कर रह गई और सुल्तान शाह उसे सुलगाने वाले अंदाज में मुस्कुराने लगा। मैं हर बात पर सोचती हूँ। वीरा ने चिढ़कर सुल्तान शाह से कहा, तुम्हारी तरह शुतर मुर्ग नहीं हूं कि रेत में मुंह छुपाया और फर्ज कर लिया कि तूफान खत्म हो चुका है। वैसे तुम शुतर मुर्ग हो भी नहीं सकती। सुल्तान शाह ने गहरी संजीदगी से कहा, इसलिए कि मेरी दुम नहीं है। तुम यही कहना चाह रहे हो ना? वीरा ने इसी लहजे में पूछा। सुल्तान शाह ने मायूसी से अपने सर को दाएं बाएं हिलाते हुए जवाब दिया, जब तक गौर से न देखा जाए दुम के होने या ना होने के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। इससे कतई नजर तुम अपनी जिन्स के एतबार से शुतर मुर्ग नहीं, शुतर मुर्गी हो सकती हो। रवैया दोनों को यकसां होता है। चुप रहो। वीरा ने रुखाई से उसे डांट दिया। मैं तुमसे नहीं, डैनी से बात कर रही हूँ। तुमने देखा नहीं कि वो तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा? तुम बोल रही हो कि आजकल वो सिर्फ अली शेर बना हुआ है। इसके हिस्से की बातें भी मुझसे कर लो। कल या परसों तुम तो चली जाओगी। तुम बहुत ठीक हो। वीरा लुकमा प्लेट में छोड़कर बेबसी से हंस पड़ी। हम लोग चले जाएंगे तो ये बातें तुम्हारे ही काम आएंगी। बाद में पैदा होने वाले मसाइल का सामना तुम ही को करना पड़ेगा। ये तुम्हारा और डैनी का खब्त है कि जो काम तुम दोनों ने छोड़ दिया वो दुनिया में किसी से भी नहीं हो सकेगा। सुल्तान शाह ने वीरा की इल्तिजा को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया, तुम दोनों के पैदा होने से पहले दुनिया के कारोबार इसी तरह चल रहे थे। तुम नहीं रहोगे तब भी सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। तुम्हारा मतलब है कि ये दोनों इस दुनिया में बिल्कुल बेमसरफ हैं। गजाला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर गाड़ कर गहरी संजीदगी से पूछा। मैंने ये कब कहा? सुल्तान शाह गजाला की संजीदगी पर बौखला गया। वो तो एक आम सी बात है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या साबित करना चाह रहे हो।